नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, ये है पार्ट 7 एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज़ का। इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट न्यूज़, कुछ इंश्योरेंस टर्म और एचआर रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एलआईसी एएओ इंटरव्यू के लिए। इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखी है एलआईसी एएओ इंटरव्यू की, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको लिंक उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने ये प्लेलिस्ट सेव नहीं की है, तो आप इसको सेव कर लीजिए। जितनी भी एलआईसी एएओ इंटरव्यू सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो आएँगी, आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएँगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको इंश्योरेंस टर्म आते हैं, बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे आपको एक इंश्योरेंस टर्म पैनल के सामने बोलना चाहिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपकी बोलने की प्रैक्टिस अच्छी होगी। इससे आपको इंटरव्यू में एक अलग ही एज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज एलआईसी नीड री इंश्योरेंस डिस्पाइट बीइंग सो लार्ज? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, री इंश्योरेंस का सिंपल मतलब होता है इंश्योरेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनी। जब एलआईसी कोई बहुत बड़ा पॉलिसी रिस्क एक्सेप्ट करता है, तो उस रिस्क का कुछ हिस्सा एक री इंश्योरर के साथ शेयर कर दिया जाता है। सर, एलआईसी इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योर है, लेकिन फिर भी री इंश्योरेंस जरूरी होता है, मेनली 3 इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से। पहला है सर, ये एलआईसी को वेरी लार्ज क्लेम से प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए सर, कस्टमर ने 50 करोड़ रुपीस का पॉलिसी लिया है। अगर क्लेम होता है तो री इंश्योरेंस की वजह से एलआईसी को पूरा अमाउंट अकेले पे नहीं करना पड़ता। रिस्क का कुछ पार्ट री इंश्योरर बियर करता है। इससे एलआईसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। सेकंड सर, ये सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करने में हेल्प करता है। आईआरडीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हर इंश्योर को मिनिमम 150% सॉल्वेंसी रेशियो मेंटेन करना होता है। री इंश्योरर रिस्क एक्सपोजर को रिड्यूस करता है, जिससे कंपनी कंफर्टेबली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के ऊपर रह सकती है। थर्ड सर, ये बिजनेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जब रिस्क शेयर हो जाता है, तो एलआईसी ज़्यादा पॉलिसीज एक्सेप्ट करता है, स्पेशली हाई वैल्यू पॉलिसीज, बिना अपने कैपिटल पर एक्सेसिव प्रेशर डाले। इससे एलआईसी और ज़्यादा कस्टमर को सर्व कर पाता है। ओवरऑल सर, री इंश्योरेंस वीकनेस नहीं होता, बल्कि एक स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट टूल होता है। ये पॉलिसी होल्डर के पैसों को प्रोटेक्ट करता है, रेगुलेटरी नॉर्म को मीट करने में हेल्प करता है और कंपनी को सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव करने में सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकर्ड क्लेम रेशियो एंड व्हाई डज अ हाई इनकर्ड क्लेम रेशियो इंडिकेट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इनकर्ड क्लेम रेशियो, जिसे हम आईसीआर भी बोलते हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर होता है। सर, ये बताता है कि कंपनी ने एक साल में जितना प्रीमियम कलेक्ट किया, उसके कंपैरिजन में कितना अमाउंट क्लेम के रूप में पे किया गया है। सर, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है क्लेम पेड डिवाइडेड बाय प्रीमियम अर्न इनटू 100। सर, फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी ने 100 रुपीस प्रीमियम कलेक्ट किया और उसमें से 70 रुपीस क्लेम के फॉर्म में पे किए, तो उस केस में इनकर्ड क्लेम रेशियो 70% होगा। सर, हाई इनकर्ड क्लेम रेशियो के दो इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन होते हैं। पहला है सर, कंपनी पॉलिसी होल्डर को जेन्युइन क्लेम रेगुलरली पे कर रही है, जो ट्रस्ट बिल्ड करता है। इससे कस्टमर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि इंश्योर अपनी कमिटमेंट फुलफिल कर रहा है। लेकिन सर, अगर इनकर्ड क्लेम रेशियो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, जैसे 85% से 90% के ऊपर, तो यह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कंसर्न भी हो सकता है। इसका रीज़न हो सकता है प्रोडक्ट की रॉन्ग प्राइसिंग, रिस्क सिलेक्शन सही न होना, या एक्सपेक्टेड से ज़्यादा क्लेम आना। जनरली आईआरडीआई डेटा के अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योर में हेल्दी इनकर्ड क्लेम रेशियो यूजुअली 65% से 80% के बीच माना जाता है, और हेल्थ इंश्योरेंस में 80% से 100% तक का इनकर्ड क्लेम रेशियो रीजनेबल कंसीडर किया जाता है। सर, एक फ्यूचर ऑफिसर के रूप में हमें कस्टमर प्रोटेक्शन और कंपनी सस्टेनेबिलिटी दोनों को बैलेंस करना होता है, जिसके लिए प्रॉपर अंडरराइटिंग और करेक्ट प्राइसिंग के थ्रू ऑप्टिमल इनकर्ड क्लेम रेशियो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, जिसे हम एएलएम भी कहते हैं, इसका मतलब होता है असेट और लायबिलिटीज को साथ साथ मैनेज करना।
ताकि इंश्योरेंस कंपनी फ्यूचर में जो भी पेमेंट पॉलिसी होल्डर को करनी है, उन्हें टाइम पर और स्मूथली पे कर सकें। सर, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का नेचर थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रीमियम हम आज कलेक्ट करते हैं, लेकिन क्लेम या मैच्योरिटी बेनिफिट कई सालों बाद पे करते हैं। इसलिए जो प्रीमियम आते हैं, उनको वाइजली इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड या अदर सेफ इन्वेस्टमेंट, ताकि जब पेमेंट का टाइम आए तब रिक्वायर्ड फंड अवेलेबल हो। सर, एएलएम का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग और वैल्यू हमारी फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशन के साथ मैच करे। फॉर एग्जांपल सर, अगर कोई पॉलिसी 15 साल बाद मैच्योर होने वाली है, तो आइडियली हमें ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अराउंड 15 ईयर के आसपास मैच्योर हो। इससे जब पॉलिसी होल्डर को पेमेंट देने का टाइम आए, तब फंड ऑलरेडी अवेलेबल हो। सर, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क से भी प्रोटेक्ट करना होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज या कभी-कभी सडन लार्ज क्लेम। इसलिए आईआरडीआई ने भी मैंडेट किया है कि हर इंश्योर के पास बोर्ड अप्रूव्ड असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। इंश्योर को क्वार्टरली और ईयरली एएलएम रिपोर्ट भी सबमिट करनी होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि असेट और लायबिलिटीज डिफरेंट टाइम पीरियड में कैसे मैच हो रही हैं। ओवरऑल सर, एएलएम एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का सिस्टम है जो इंश्योर करता है कि इंश्योर के पास हर पॉलिसी होल्डर का क्लेम या मैच्योरिटी बेनिफिट पे करने के लिए हमेशा सफिशिएंट फंड अवेलेबल हो। इससे कंपनी भी फाइनेंशियली स्टेबल रहती है और पॉलिसी होल्डर का ट्रस्ट भी मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस अबाउट मनी बैक पॉलिसीज, व्हाट एग्जैक्टली आर दे एंड विच टाइप ऑफ कस्टमर वुड यू रिकमेंड दिस पॉलिसी टू एज एन एलआईसी ऑफिसर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मनी बैक पॉलिसी एक स्पेशल टाइप का लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है। इसमें पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी टर्म के दौरान रेगुलर इंटरवल पर सम अश्योर्ड का कुछ हिस्सा सर्वाइवल बेनिफिट के फॉर्म में मिलता रहता है, और साथ ही पूरा लाइफ कवर भी कंटिन्यू रहता है। फॉर एग्जांपल सर, मान लीजिए किसी पर्सन ने एलआईसी का 5 लाख रुपीज का मनी बैक पॉलिसी 20 ईयर के लिए लिया है। इस केस में पॉलिसी होल्डर को हर 5 साल में लगभग 15% सम अश्योर्ड का सर्वाइवल बेनिफिट मिल सकता है। अगर पॉलिसी होल्डर पूरी पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर लेता है, तो उन्हें मैच्योरिटी पर रिमेनिंग अमाउंट के साथ बोनसेस भी मिलते हैं। और सर, अगर पॉलिसी टर्म के दौरान अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो नॉमिनी को पूरा सम अश्योर्ड मिलता है, माइनस जो सर्वाइवल बेनिफिट ऑलरेडी पे हो चुके हैं, प्लस एक्यूट बोनसेस। सर, अगर मैं एलआईसी ऑफिसर के रूप में रिकमेंडेशन की बात करूं, तो ये पॉलिसीज उन कस्टमर के लिए सूटेबल होती हैं जो लाइफ प्रोटेक्शन के साथ साथ पीरियोडिक लिक्विडिटी भी चाहती हैं, जैसे यंग अर्निंग इंडिविजुअल जिनके फ्यूचर में प्लान फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन की एजुकेशन माइलस्टोन या मैरिज रिलेटेड एक्सपेंसेस। उन्हें रेगुलर इंटरवल पर फंड मिलते रहते हैं जो उन एक्सपेंसेस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। साथ ही सर, ये डिसिप्लिन सेवर के लिए भी अच्छा ऑप्शन है जो पीरियोडिक रिटर्न चाहते हैं, लेकिन अपनी पॉलिसी को सरेंडर नहीं करना चाहते। सर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मनी बैक पॉलिसीज का प्रीमियम ट्रेडिशनल एंडोमेंट प्लान से थोड़ा हायर होता है, क्योंकि इसमें पीरियोडिक पे आउट का फीचर इंक्लूडेड होता है। ओवरऑल देखा जाए तो मनी बैक पॉलिसीज प्रोटेक्शन और लिक्विडिटी दोनों को बैलेंस करती हैं, जिससे कस्टमर को इंश्योरेंस कवर के साथ साथ रेगुलर फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ एलआईसीज लिस्टिंग इम्पैक्ट गवर्नेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एलआईसी में 2020 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई थी, और लिस्टिंग के बाद एलआईसी के गवर्नेंस फ्रेमवर्क में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। पहला सर, एलआईसी अब सेबी की लिस्टिंग रेगुलेशन फॉलो करता है। इसका मतलब है कि कंपनी को क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करने पड़ते हैं और इन्वेस्टर को रेगुलरली डिस्क्लोजर देने होते हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी का लेवल काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। सेकंड सर, बोर्ड स्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन हुआ है। अब एलआईसी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं जो अपना एक्सपर्ट एडवाइस और अनबाइस्ड व्यू देते हैं। सेबी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये डायरेक्टर इंश्योर करते हैं कि सभी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हों और प्रॉपर ओवरसाइट मेंटेन रहे। थर्ड सर, ऑडिट और कंप्लायंस स्टैंडर्ड भी और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। एलआईसी के अंदर ऑडिट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और अदर बोर्ड कमेटी सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करती हैं, जिससे गवर्नेंस स्टैंडर्ड हाई रहता है। फोर्थ सर, अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है। पहले एलआईसी मेनली गवर्नमेंट को अकाउंटेबल थी, लेकिन अब पब्लिक शेयर होल्डर और मार्केट रेगुलेटर को भी आंसरेबल है। इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन
दोनों इम्प्रूव हुआ है। फिफ्थ सर, डिस्क्लोजर प्रैक्टिसेस भी काफ़ी रॉबस्ट हो गई हैं। कंपनी की कोई भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंजेस को टाइमली शेयर की जाती है, जिससे मार्केट में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ओवरऑल सर, लिस्टिंग ने एलआईसी के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को और प्रोफेशनल और ट्रांसपेरेंट बनाया है। साथ ही एलआईसी पॉलिसी होल्डर को सर्व करते हुए नेशनल डेवलपमेंट गोल में भी अपना कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू डील विद क्रिटिसिज्म व्हेन यू बिलीव यू आर राइट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अगर मुझे क्रिटिसिज्म मिलता है और मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, तो सबसे पहले मैं ध्यान से सुनूंगा और तुरंत रिएक्ट नहीं करूंगा। क्रिटिसिज्म कभी-कभी हमें कुछ वैल्यूएबल सिखाने का मौका भी देता है। उसके बाद सर, मैं शांत माइंड से उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैंने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दी हों। इंश्योरेंस वर्क में कई बार कस्टमर किसी डिसीजन पर क्रिटिसाइज करता है, लेकिन हो सकता है कि मैंने पॉलिसी टर्म क्लियरली एक्सप्लेन ना की हो। इस केस में उनका कंसर्न जेन्युइन हो सकता है। अगर सिचुएशन को समझने के बाद भी मुझे लगा कि मेरा डिसीजन पॉलिसी रूल के अकॉर्डिंग सही था, तो मैं पोलाइटली अपना पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जांपल सर, अगर क्लेम पॉलिसी कंडीशन की वजह से रिजेक्ट होता है, तो मैं कस्टमर को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दिखाकर और रूल्स एक्सप्लेन करके रेस्पेक्टफुली समझाऊंगा। लेकिन सर, मैं लर्निंग के लिए हमेशा ओपन रहूंगा। सीनियर ऑफिसर का एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है और उनकी गाइडेंस से अपने डिसीजन को और बेटर बना सकता हूँ। सर, एज एन एएओ मेरा फोकस आर्गुमेंट जीतने पर नहीं होगा, बल्कि सही सॉल्यूशन फाइंड करने पर होगा। इसलिए मैं फीडबैक को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करूंगा और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू फेस्ड अ कॉन्फ्लिक्ट विद अ कलीग और टीम मेंबर एट वर्क एंड एक्सप्लेन हाउ यू हैंडल्ड एंड रिजॉल्व इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अपने प्रीवियस रोल में एक सिचुएशन आई थी जहां मेरे एक टीम मेंबर के साथ प्रोजेक्ट डेडलाइन को कंप्लीट करने के अप्रोच पर थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो गया था। सर, मेरे कलीग का व्यू था कि हमें काम को जल्दी फिनिश कर देना चाहिए ताकि डेडलाइन से पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। लेकिन मेरा मानना था कि हमें प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना चाहिए ताकि वर्क की क्वालिटी और एक्यूरेसी मेंटेन रहे। सर, मैंने सिचुएशन को आर्गुमेंट में कन्वर्ट करने के बजाय एक शॉर्ट मीटिंग रिक्वेस्ट की। उस मीटिंग में सबसे पहले मैंने उनके कंसर्न को ध्यान से सुना, क्योंकि उनको टाइम प्रेशर की चिंता थी। उसके बाद मैंने कामली अपना पॉइंट एक्सप्लेन किया कि अगर हम एक्यूरेट और क्वालिटी वर्क डिलीवर करते हैं, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है और फ्यूचर में रीवर्क का रिस्क भी कम हो जाता है। फिर मैंने एक मिडल सॉल्यूशन सजेस्ट किया। हमने डिसाइड किया कि हम टास्क को अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे और साथ ही डेली मिनी डेडलाइन सेट करेंगे ताकि प्रोग्रेस को रेगुलरली ट्रैक किया जा सके। सर, इस अप्रोच पर वो एग्री हो गए और फिर हमने कोलैबोरेटिवली काम किया। रिजल्ट ये रहा कि हमने प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट किया और साथ ही क्वालिटी भी मेंटेन रही। इस एक्सपीरियंस से मुझे एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग मिली कि अक्सर कॉन्फ्लिक्ट बैड इंटेंशन की वजह से नहीं, बल्कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव की वजह से होते हैं। और सर, अगर एक ऑफिसर पहले सुनता है, काम रहता है और सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखता है, तो कॉन्फ्लिक्ट इजीली रिजॉल्व हो सकते हैं और टीम और स्ट्रांग बन सकती है। सर, मेरे अकॉर्डिंग एलआईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर को सर्विस देनी होती है, वहाँ टीम वर्क और म्यूचुअल रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताकि हम रिलायबल और एफिशिएंट सर्विस डिलीवर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू इंटरेस्ट रेट चेंजेस अफेक्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर काफ़ी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। मैं इसको 4 सिंपल पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पहला सर, ये इन्वेस्टमेंट रिटर्न को अफेक्ट करता है। इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग एलआईसी जो प्रीमियम कलेक्ट करती हैं, उनको मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड में इन्वेस्ट करती हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो इन इन्वेस्टमेंट पर हायर रिटर्न मिलते हैं। इसका बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को भी मिल सकता है, क्योंकि एलआईसी ट्रेडिशनल प्लान जैसे जीवन आनंद और एंडाउमेंट पॉलिसी में बेटर बोनस डिक्लेयर कर सकते हैं। सेकंड सर, प्रीमियम प्राइसिंग पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, तो फ्यूचर लायबिलिटीज को फंड करना रिलेटिवली सस्ता हो जाता है। इसलिए प्रीमियम कंपैरेटिवली लोअर रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाते हैं, तो सेम बेनिफिट मेंटेन करने के लिए प्रीमियम थोड़े इंक्रीज करने पड़ सकते हैं। थर्ड सर, कस्टमर बिहेवियर पर भी इफेक्ट होता है। जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट और दूसरे सेविंग इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। इस सिचुएशन में ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है।
इसलिए इंश्योर्स ऐसे टाइम पर यूलिप और टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। फोर्थ सर, इंटरेस्ट रेट सॉल्वेंसी पोजीशन को भी अफेक्ट करते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का प्रेजेंट वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे इंश्योर की कैपिटल रिक्वायरमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है अंडर आईआरडीआई रेगुलेशन। सर, इसी वजह से एलआईसी जैसे इंश्योर इंटरेस्ट रेट मूवमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं ताकि पॉलिसी होल्डर को अच्छा रिटर्न मिलता रहे और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू नो एलआईसी इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सर्विसिंग करोड़ ऑफ पॉलिसी होल्डर अक्रॉस इंडिया। In your views, what does integrity mean for a public sector officer like an AAO in LIC? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे अंडरस्टैंडिंग में इंटेग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्ट, फेयर और ट्रस्टवर्दी रहना हर सिचुएशन में। एलआईसी जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हम करोड़ों पॉलिसी होल्डर के पैसे और उनके फैमिली के फ्यूचर से डील करते हैं। वहाँ इंटीग्रिटी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसका मतलब है कि हम अपनी पोजीशन का कभी पर्सनल बेनिफिट के लिए मिसयूज़ ना करें। सर, इंटीग्रिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि हर पॉलिसी होल्डर को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, चाहे वो रिच हो या पुअर। जब हम क्लेम प्रोसेस करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट को ऑनेस्टली वेरीफाई करना चाहिए, बिना किसी फेवरेटिज्म के। अगर हमारे रिलेटिव्स भी आए तब भी सेम रूल्स और सेम प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। सर, आईआरडीआई का भी क्लियर फोकस है हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी और फेयर डीलिंग मेंटेन करने पर। इसका मतलब है कि हमें कस्टमर इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए और किसी भी सिचुएशन में उसे मिसयूज या रॉन्गली शेयर नहीं करना चाहिए। सर एक पब्लिक सेक्टर ऑफिस सर, एक पब्लिक सेक्टर ऑफिसर होने के नाते हम पब्लिक मनी के साथ काम करते हैं, इसलिए हमें सिटीजन के प्रति अकाउंटेबल भी रहना पड़ता है। हमारे डिसीजन हमेशा पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में होने चाहिए, ना कि पर्सनल गेन के लिए। और सर, मेरे हिसाब से इंटीग्रिटी का सबसे सिंपल मीनिंग है सही काम करना, इवन जब भी कोई देख नहीं रहा हो। इससे लोगों का एलआईसी पर ट्रस्ट स्ट्रांग बनता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आईआरडीआई हैज रिसेंटली मैंडेटेड एंड अकाउंटिंग ट्रांजिशन फॉर इंश्योर फ्रॉम अप्रैल 2026। व्हाट इज दिस चेंज एंड व्हाई इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आईआरडीआई ने रिसेंटली मैंडेट किया है कि अप्रैल 2026 से सभी इंश्योरेंस कंपनी को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी इंड एएस अडॉप्ट करना होगा। इसमें लाइफ इंश्योर, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस सब इंक्लूड होंगे। अभी तक सर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एक्ट के अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करती है। ये फ्रेमवर्क प्रूडेंट है लेकिन ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थोड़ा डिफरेंट है। इंड एएस के अंडर मेनली टू इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे। पहला सर इंड एएस 117 जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अकाउंटिंग को गवर्न करेगा, और सेकंड है इंड एएस 109 जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अकाउंटिंग के लिए यूज होगा। सर, इस चेंज के पीछे रेगुलेटर के तीन मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है सर ग्लोबल अलाइनमेंट। सर, इंड एएस 117 काफ़ी हद तक आईएफआरएस 17 के साथ अलाइंड है। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसे ईयू, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे कंट्री ने जनवरी 2023 से अडॉप्ट कर लिया है। इसलिए इंडिया भी अपने इंश्योरेंस सेक्टर को ग्लोबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करना चाहता है। सेकंड सर, ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी इंप्रूव करना। इंड एएस के अंडर इंश्योरेंस लायबिलिटी को करंट वैल्यू बेसिस पर मेजर किया जाएगा, जिसमें अपडेटेड कैश फ्लो और डिस्काउंट रेट कंसीडर किए जाएंगे। इससे इंश्योर की फाइनेंशियल पोजीशन का मोर रियलिस्टिक पिक्चर इन्वेस्टर, पॉलिसी होल्डर और रेगुलेटर को मिलेगा। थर्ड सर, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करना। जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लियर और ग्लोबली कंपेरेबल होगी तो इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर का ट्रस्ट और इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये स्पेशली इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ किया गया है। ओवरऑल सर, इनिशियल फेज में कंपनी को सिस्टम अपग्रेड करने होंगे और फर्स्ट ईयर में पैरेलल रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ट्रांजिशन बेटर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी क्वेरी या कोई सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं एलआईसी एएओ इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।